सभी को जय हिंद। मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे हथियार प्रशिक्षण, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेपन्स ट्रेनिंग बोलते हैं। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एनसीसी ए बी एस सी सर्टिफिकेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स को आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डियर्स, आपके एनसीसी एग्ज़ाम 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आपके हैंडबुक से पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक आपके हैंडबुक में दिए गए हैं, सभी टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी का हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सभी टॉपिक को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप लोगों की तैयारी ए ग्रेड की हो पाएगी। तो एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2023 का ये सीरीज चला रहा हूँ, टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछला क्लास 1 अपलोड किया था, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत किया था। और उसमें क्या जाने थे हम लोग, तो एनसीसी का जो बेसिक होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और एनसीसी ड्रिल, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कशन किया था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज रहेगा ये टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का क्लास 2, जिसमें हम लोग जानेंगे वेपन्स ट्रेनिंग, मतलब हथियार प्रशिक्षण। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस और कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो जैसे ही आप लोग एनसीसी में वेपन्स ट्रेनिंग टॉपिक पढ़ते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार होता है इसमें .22 डिलक्स राइफल। ठीक है, तो .22 डिलक्स राइफल से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई तथा वजन क्या है, पूछा जाता है। लंबाई और वजन, लंबाई पूछा जाता है और वजन, इसको आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ दिया जाता है, या 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितना होता है, तो 110 सेंटीमीटर। उसके बाद वजन हो जाता है आपका 6 पाउंड 2 ऑन्स। ये हो जाता है .22 डिलक्स राइफल की लंबाई तथा वजन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो .22 डिलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड क्या है, यहाँ पे पूछा गया है मजल वेलोसिटी। तो 1030 फीट प्रति सेकेंड, ये हो जाता है इसका मजल वेलोसिटी। .22 डिलक्स राइफल का मजल वेलोसिटी कितना हो जाता है, तो 1030 फीट प्रति सेकेंड। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। .22 राइफल की नॉर्मल व रैपिड फायर दर क्या है। तो .22 डिलक्स राइफल की नॉर्मल व रैपिड फायर दर क्या है पूछेंगे, तो नॉर्मल 5 राउंड व रैपिड फायर में 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ये हो जाता है आपका प्रश्न। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जाता है .22 राइफल का वोर लिखिए, या फिर पूरा लिखा जाता है .22 डिलक्स राइफल का वोर। वोर क्या होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कुतर। कुतर, ऐसा कुतर को ही वोर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, राइफल से ही याद रखना इसको, .22, ये सामने का पॉइंट नहीं है, ये आंसर का मार्क है। ठीक है, ऐसा वाला। तो .22 इंच, तो .22 डिलक्स राइफल का वोर या कुतर पूछेंगे आपसे, तो आपको ध्यान रखना है .22 इंच में ही होता है। ये वोर या कुतर उसको बोलते हैं जहाँ से गोली निकलता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो .22 डिलक्स राइफल की सफाई की चिंदी का आकार क्या होता है, प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। .22 डिलक्स राइफल की सफाई की चिंदी का आकार क्या होता है, तो मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ाया है, 4x3/4 इंच में हो जाता है। ठीक है, तो .22 राइफल की सफाई की चिंदी का आकार क्या होता है, तो 4x3/4 इंच। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, राइफल को खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या होता है। राइफल को खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्रम पूछा गया है, राइफल को किस क्रम में खोलते जोड़ते हैं, यही आपको बताना है। बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली सी सर्टिफिकेट वालों को ध्यान से पढ़ना है ये चीज़ें। तो राइफल के खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या है, या फिर राइफल को खोलने व जोड़ने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले वैनट खुलता है, वैनट, उसके बाद सीलिंग खुलता है, उसके बाद वोल्ट खुलता है, उसके बाद मैगजीन खुलता है, मैगजीन ऐसा लिखना ना, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे एम के पास, उसके बाद है वोल्ट सीलिंग, उसके बाद संगीन। तो ये हो जाता है राइफल के खोलने का सीक्वेंस क्रम। यहाँ पे किसी विशेष राइफल को नहीं पूछा गया है कि इस राइफल SLR का सीक्वेंस लिखो,
या एलएमजी का सीक्वेंस लिखो, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है राइफल के खोलने का सीक्वेंस, खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या है, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, ज़्यादातर इसी सीक्वेंस में खुलता है सभी राइफल। तो वैनेट, सीलिंग, उसके बाद वोल्ट, मैगजीन, उसके बाद वोल्ट, सीलिंग, उसके बाद संगीन, ये हो जाता है राइफल को खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइफल की सफाई किस क्रम में करते हैं। तो राइफल की सफाई जो होती है वो भी एक सीक्वेंस में होती है। तो यह यहाँ पे वही पूछा गया है, राइफल की सफाई किस सीक्वेंस में करते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है आपका बैरल, उसके बाद चैम्बर, उसके बाद वोल्ट, फिर मैगजीन, फिर संगीन, तथा संगीन केस की सफाई करते हैं। तो ये हो जाता है राइफल की सफाई किस क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले बैरल की सफाई करेंगे, उसके बाद चैम्बर की, फिर वोल्ट की, फिर मैगजीन की, उसके बाद संगीन, उसके बाद संगीन केस की सफाई करते हैं। तो ये हो जाता है राइफल की सफाई करने का सीक्वेंस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही निशाना लगाने का सिद्धांत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपके सी सर्टिफिकेट एग्जाम, बी सर्टिफिकेट एग्जाम में। तो सही निशाना लगाने का सिद्धांत क्या है। तो सही निशाना लगाने का सिद्धांत हो जाता है आपका दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। तो ये तीन ही चीज़ लिखना है आपको। सही निशाना लगाने का सिद्धांत क्या है पूछेंगे तो तीन ही चीज़ लिखना है आपको, दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर, ट्रिगर का दबाना। इसी को हम लोग इंग्लिश में हैट बोल देते हैं, इसको आपको हैट से याद रखना है, HAT। ठीक है, हैट से क्या हो जाता है आपका, एच से हो जाता है फुल फॉर्म, इसका हैट का पूरा नाम हो जाता है होल्डिंग। एच से हो जाता है आपका होल्डिंग, उसके बाद ए से हो जाता है आपका एमिंग, उसके बाद टी से हो जाता है आपका ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, तो एच से क्या हो गया होल्डिंग, होल्डिंग का दुरुस्त पकड़, उसके बाद ए से एमिंग, तो दुरुस्त शिस्त, एम लेना मतलब दुरुस्त शिस्त, उसके बाद टी से दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रिगर ऑपरेशन ये बोल देते हैं। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है सही निशाना लगाने का सिद्धांत क्या है, तो ये लिखना है, या फिर इसी को इस प्रकार से पूछा जाता है कि हेड का पूरा नाम क्या होता है, या फिर हेड का पूरा नाम लिखो। तो हेड का पूरा नाम हो जाता है होल्डिंग, एमिंग और फिर ट्रिगर ऑपरेशन। तो याद रखना है आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा एक कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल है एनसीसी वे, और प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिम्बर अप से क्या समझते हो। ये भी आपका वीपन ट्रेनिंग मतलब हथियार प्रशिक्षण से ही प्रश्न है, लिम्बर अप ऐसा लिखा आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिम्बर अप से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, एक राउंड फायर करने से पहले रग पट्टों, आंख और दिमाग के कार्यों में तालमेल हो जाने की हरकत को लिम्बर अप कहते हैं। एक बार और सुनो, एक राउंड फायर करने से पहले रग पट्टों, आंख और दिमाग के कार्यों में तालमेल हो जाने की हरकतों को लिम्बर अप कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं। राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं, फायरिंग पोजीशन से यहाँ पे पूछा गया है, फायरिंग पोजीशन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो राइफल से फायरिंग कितने पोजीशन से कर सकते हैं, तो 4 पोजीशन से। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हो जाता है लेट कर, उसके बाद बैठ कर, उसके बाद घुटने के बल बैठ कर, उसके बाद खड़े होकर। राइफल से फायरिंग करने का पोजीशन पूछेंगे आपको कितने प्रकार का, फिल इन द ब्लैंक में, तो आपको बताना है 4 प्रकार का। कौन कौन सा बोलेंगे, तो लेट कर, बैठ कर, घुटने के बल बैठ कर, उसके बाद खड़े होकर। ये आपसे मौखिक में भी पूछा जा सकता है आपके सीनियर्स के द्वारा, या आपके एनोस या पीआई स्टाफ के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, फायरिंग करने का पोजीशन, और ये आपको डेमो देने भी आना चाहिए। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोल देते हैं लाइंग पोजीशन, फिर सिटिंग पोजीशन, हाई नीलिंग, या फिर नीलिंग पोजीशन बोल सकते हो, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से व कौन कौन से पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा यहाँ पे प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से व कौन कौन से पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाता है, एडवांस शूटिंग। एडवांस शूटिंग सुन के आपको क्या समझ आया, तो आपको समझ आना चाहिए आपका जो फायरिंग का
वो होता है ना प्रकार, जैसे कि सबसे पहला क्या पढ़ाया था मैंने, तो ग्रुपिंग फायर होता है एक, क्या बताया था, ग्रुपिंग फायर, ग्रुपिंग फायर। उसके बाद दूसरा बताया था मैं, दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था एप्लीकेशन फायर। उसके बाद तीसरा बताया था आप लोगों को स्नैप शूटिंग बताया था, एक स्नैप शूटिंग होता है करके। उसके बाद बताया था एडवांस शूटिंग। तो चार प्रकार का बताया था, शूटिंग, एडवांस शूटिंग, एडवांस शूटिंग। कौन कौन सा, सबसे पहले बताया था ग्रुपिंग फायर, उसके बाद एप्लीकेशन फायर, उसके बाद स्नैप शूटिंग, उसके बाद एडवांस शूटिंग। और ये चारों क्या होता है पूरे डिटेल में मैंने बताया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। अब वहाँ से आपको याद करना है। अगर वो चीज़ याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल के एक प्लेलिस्ट में आपको एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। जैसे आपका हैंडबुक में जो 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 टॉपिक है उसी टॉपिक वाइज आपको क्लासेस अपलोड मिलेंगी। आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको ए ग्रेड लाना है। आपको ए ग्रेड लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अल्फ़ा ग्रेड लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे। उसके बाद एक एनसीसी मैराथन क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें भी 15 क्लासेस अपलोडेड हैं, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद अभी आपके लिए टारगेट ए ग्रेड, टारगेट ए ग्रेड का मैं टारगेट ए ग्रेड ये वाला भी मैं प्लेलिस्ट आपके लिए अपलोड करूँगा, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी व कौन कौन से पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को 25 गज से फायरिंग कराई जाती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से या आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे, या अभी आप लोगों को सुनने को मिल रहा था कि आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा। तो सपोज़ अगर इसी साल से ऑब्जेक्टिव टाइप्स का आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को शूटिंग कराई जाती है या फिर फायरिंग कराई जाती है। 25 गज दिए रहेगा ऑप्शन में, 30 गज दिए रहेगा, 20 गज दिए रहेगा। आपको आंसर लिखने आना चाहिए। आपसे एक प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए या एक नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाए, तो आपको डिटेल में पढ़े रहोगे तभी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितने दूरी से, तो 25 गज से फायरिंग कराई जाती है। वह कौन कौन से पोजीशन से कराया जाता है, तो लेट कर, घुटने के बल बैठ कर और खड़े होकर, 3 पोजीशन से शूटिंग कराया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 5 उपाय लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने जूनियर्स को अच्छे से बता पाओगे, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 5 उपाय लिखिए। तो पुलिस को सूचना करना, ये हो जाता है पहला उपाय। फिर दूसरा उपाय हो जाता है लाल झंडा लगाना। उसके बाद हथियारों का निरीक्षण। उसके बाद एम्यूनिशन को बट से 100 गज दूर तथा लाल कुर्ती पहनकर संतरी बैठाना, ये हो जाता है चौथा पॉइंट। फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 5 उपाय लिखिए बोलेंगे तो सबसे पहला क्या लिखोगे, तो पुलिस को सूचित करना। उसके बाद दूसरा लाल झंडा लगाना, हथियारों का निरीक्षण। उसके बाद एमुनिशन को बट से 10 गज दूर रखना तथा लाल कुर्ती पहनाकर संतरी बैठाना। तो ये हो जाता है फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 5 उपाय। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका एडवांस शूटिंग किस टारगेट से कराई जाती है। यहाँ पे पूछा गया है एडवांस शूटिंग किस टारगेट से कराई जाती है, तो NARI टारगेट पढ़े हो आप लोग, याद आया कुछ। उसके बाद देखते हैं SLR के 5 मुख्य भाग लिखिए। यहाँ पे पूछा गया है SLR राइफल। तो SLR का सबसे पहले आपको पूरा नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले क्या होना चाहिए SLR का पूरा नाम, तो ये हो जाता है SLR का पूरा नाम सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। ये हो जाता है SLR का पूरा नाम। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मुख्य 5 भाग का नाम लिखिए। तो सबसे पहला आप लोगों को लिखना है बट, उसके बाद कैरिंग हैंडल, उसके बाद फोर साइड, फिर बैक साइड। फोर साइड है तो बैक साइड भी होगा। इस प्रकार से मैं अपने टाइम में जब एनसीसी करता था तो याद करता था। जैसे बट हो गया तो बट तो सभी राइफल में होता है, कैरिंग हैंडल एक हो जाता है, फिर फोर साइड, फिर बैक साइड, फिर मैगजीन्स ज़्यादातर रहता है। उसके बाद पिस्टन ग्रुप। तो ये मोस्ट जो लगभग सभी राइफल्स में जो भाग होते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों को याद करते बन जाए अच्छे से। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है LMG को कितने भागों तथा किस क्रम में खोली जाती है। प्रश्न पूछा गया है
एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है और इसका सीक्वेंस क्या होता है खोलने का। तो एलएमजी को 5 प्रमुख भागों में खोला जाता है। कितने भागों में, ये अब देखो यहाँ से फिर से आप लोगों को इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़े रहोगे तभी इसका आंसर लिख पाओगे। तो यहाँ पे पूछा गया है एलएमजी को कितने भागों में, तो 5 प्रमुख भागों में खोला जाता है। और उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले खुलता है इसका पिस्टन ग्रुप, उसके बाद खुलता है बैरल ग्रुप, उसके बाद खुलता है बट ग्रुप। ये वट लिखा होगा ना आपके हैंडबुक में, कहीं पे देखने को मिलेगा वट, व और ट बस लिखने को मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा बट पढ़ता हूँ और कहीं कहीं पे बट भी लिखेगा जो आपका बड़ा वाला हैंडबुक होगा उसमें। उसके बाद हो जाता है बॉडी ग्रुप, उसके बाद वाई पार्ट ग्रुप। तो एलएमजी को प्रमुख कितने भागों में खोला जाता है, तो 5 प्रमुख भागों में खोला जाता है। कौन कौन सा ग्रुप, तो सबसे पहला हो जाता है पिस्टन ग्रुप, उसके बाद बैरल ग्रुप, उसके बाद बट ग्रुप, उसके बाद बॉडी ग्रुप, उसके बाद वाई पार्ट ग्रुप। 5 प्रमुख भागों में, और 5 प्रमुख भाग कौन कौन से हो जाते हैं, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और वाई पार्ट ग्रुप। तो ये हो जाता है एलएमजी को कितने भागों में तथा किस सीक्वेंस में खोला जाता है, तो ये चीज़ें आपको लोगों को लिखना होगा। उसके बाद एमपीआई का पूरा नाम लिखो, ये भी पूछा जाता है। ये भी आपका वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो एमपीआई का पूरा नाम मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट, ठीक है, मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट, ये हो जाता है एमपीआई का पूरा नाम। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी पूछेंगे, राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछेंगे। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद देखते हैं राइफल की पहचान कैसे की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये चीज़ आनी भी चाहिए कि राइफल की पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहला राइफल का रंग देखकर, उसका नंबर देखकर और उसका मेक से, मतलब उसके बनावट से। तो 3 चीज़ों से राइफल की पहचान की जाती है। कौन कौन सा बोलेंगे, तो आप लोगों को लिखना है रंग से उसका, उसके नंबर से, उसके बाद उसका बनावट से। मेक लिखा है ना, तो उसका बनावट से, ठीक। तो राइफल की पहचान कैसे की जाती है, तो रंग से पहचान सकते हैं, नंबर से पहचान सकते हैं और उसके बनावट से। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, फौरी इलाज क्या होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। फौरी इलाज, इमीडिएट एक्शन क्या होता है, प्रश्न पूछा गया है फौरी इलाज। तो फौरी इलाज से तात्पर्य हथियार से फायर करते करते अचानक फायर रुक जाने पर रुकावट को दूर करके फिर दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करने से है। तो फौरी इलाज से क्या तात्पर्य है या फिर फौरी इलाज क्या होता है पूछेंगे। तो फौरी इलाज से तात्पर्य हथियार से फायर करते करते अचानक फायर रुक जाने पर रुकावट को दूर करके फिर दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करने से है। एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद नहीं होते हैं, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाता है। और आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना है। और बहुत से ऐसे कैडेट्स होंगे जो सी सर्टिफिकेट या एनसीसी वीसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन उनका एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है। तो एसएससी जीडी का तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आपको 30 मिनट 20 मिनट का समय निकाल के डेली हैंडबुक का भी और वीडियो के माध्यम से या फिर आप लोग नोट्स बनाए हो उसके माध्यम से इसको भी पढ़ना है, ठीक। क्योंकि दिन भर तो आप लोग नहीं पढ़ सकते एसएससी का, तो इसको सिर्फ कितना समय देना है अभी, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी समय दे सकते हो, लेकिन समय दे के पढ़ना है। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लेना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, हम्बल रिक्वेस्ट है समझो। उसके बाद है निम्न हथियारों में आमतौर पर कितनी गोलियां भरी जाती हैं। देखो यहाँ पे सीधा दे दिया गया है जो जो आपके एनसीसी में यूज़ होते हैं या फिर एनसीसी के अंदर पढ़ते हैं, जितने भी हथियार के बारे में उसका कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे कि स्टेन गन का पूछ देंगे या एसएलआर का या फिर या एलएमजी का या इंसास राइफल का। तो निम्न हथियार में आम तौर में कितने गोलियां भरी जाती है ये आप लोगों को लिखना है। तो स्टेन गन का अगर आप लोगों से पूछ दिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए, एलएमजी का पूछ दिया जाता है या इंसास का, तो आप लोगों को चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ध्यान रखना स्टेन गन में कितना गोली, तो इसमें भरा जाता है 18। स्टेन गन में कितनी गोलियां भरी जाती है, तो 18। उसके बाद एसएलआर में कितना, तो एसएलआर में आ जाता है आपका 20 राउंड, 20 गोलियां इसमें भरी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एलएमजी, तो एलएमजी में हो जाता है आपका 28 राउंड, ये हो जाता है 28। उसके बाद हो जाता है इंसास राइफल, तो इंसास में भी 20। अब आपको याद रखना है, याद रखना ही है, इसको आगे पीछे पढ़ते अगर मैं
पहला क्वेश्चन ये पढ़ा था कि स्टेन गन में कितनी गोलियां भरी जाती है, तो 18, ये याद रखते। उसके बाद फिर से बीच में एक क्वेश्चन डालता कि एसएलआर में कितना भरा जाता है, तो 20, ये पढ़ा था। उसके बाद एलएमजी पढ़ा था, तीसरा क्वेश्चन डालता फिर से बीच में, तब बताता 28, तो फिर भूल जाते। इसलिए आपको एक साथ एक जगह मैं बता रहा हूँ कि निम्न हथियार में आमतौर पर कितनी गोलियां भरी जाती है, अब याद होनी चाहिए। एक साथ ले पढ़ रहे हो तो कंपेयर करके लिखना है, कंपेयर करके याद करना है। जैसे एसएलआर और इंसास में कितना राउंड, तो ये दोनों में आपका 20 राउंड आ जाता है। स्टेन गन में कितना, तो ये 18 राउंड आ जाता है, ये याद रख लेना है। फिर एलएमजी में कितना, तो एलएमजी में आ जाता है आपका 28। ये इसको स्टेन गन में आप लोगों को 18 याद रखना है। उसके बाद सीधा एलएमजी में चले जाना है, इसमें 28। उसके बाद स्टेन और एसएलआर में तो ये हो जाता है आप लोगों का 20 राउंड, ये याद रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल से ही। निम्न हथियारों के कारगर रेंज लिखिए। पूछा गया है प्रश्न, निम्न हथियारों के कारगर रेंज लिखो। कारगर रेंज क्या होता है, इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज को ही हम लोग कारगर रेंज बोलते हैं, इफेक्टिव रेंज। अब यहाँ पे स्टेन गन, एसएलआर, एलएमजी और इंसास, इन चारों राइफल का फिर से पूछा गया है कारगर रेंज। तो आपको गज में बताना है, एनसीसी के अंदर गज में ही पूछेंगे आप लोगों से। तो स्टेन गन का हो जाता है 30 गज, 30 गज। उसके बाद एसएलआर का हो जाता है आप लोगों का 300 गज, ये हो जाता है एसएलआर का 300 गज। उसके बाद हो जाता है आप लोगों का एलएमजी, लाइट मशीन गन, इसका हो जाता है 500 गज, ये 500 गज हो जाता है। उसके बाद इंसास राइफल का हो जाता है 400 गज। ठीक, ध्यान से सुनना। निम्न हथियारों के कारगर रेंज लिखो पूछेंगे, तो स्टेन गन का आप लोगों को बता देना है 30 गज। उसके बाद एसएलआर का बताना है 300 गज। उसके बाद एलएमजी का पूछेगा तो आपको बताना है 500 गज। उसके बाद इंसास राइफल का पूछेंगे तो 400 गज। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, सबसे कम इफेक्टिव रेंज स्टेन गन का याद रख सकते हो, उसके बाद एसएलआर का, उसके बाद इंसास का, उसके बाद एलएमजी को नीचे कर सकते हो 500 गज। याद रहेगा, भूलोगे नहीं। सिर्फ आपसे एलएमजी का पूछेगा तब भी आपको याद रखना है, या फिर आप लोगों से स्टेन गन का पूछ दिया जाएगा तब भी याद रखना है। तो इफेक्टिव रेंज याद होने ही चाहिए आप लोगों को इन 4 राइफल्स का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हथियारों की मजल वेलोसिटी प्रति सेकेंड क्या होती है। फिर से देखो, हथियार से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये लास्ट साइड का आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, या फिर वीडियो 2-3 बार देखना है, या फिर आपके हैंडबुक में भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के पढ़ोगे उसमें भी ये क्वेश्चंस मिलेगा। ऐसा डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन कहीं पे एलएमजी का पूछा गया है मेजल वेलोसिटी, तो कहीं पे स्टेन गन का बोर पूछा गया है कुतर, तो कहीं इंसास राइफल का पूछा गया है कितने गोलियां भरी जाती है। तो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है मजल वेलोसिटी, प्रति सेकंड में मजल वेलोसिटी। तो आप लोगों को स्टेन गन का बताना है, ये हो जाता है 1200, ये फीट में होता है, ठीक है, फुट में ऐसा। उसके बाद एसएलआर का, तो एसएलआर का आप लोगों को बताना है 2700 फुट। उसके बाद एलएमजी का हो जाता है आपका 2400। उसके बाद इंसास राइफल का हो जाता है, इंसास राइफल का मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं भूल चुका हूँ इंसास राइफल का। अगर आप लोगों को इंसास राइफल का याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसको हम लोग आंसर के तौर पे पिन करेंगे अगर आपका कमेंट सही रहा तो, या फिर मैं भी अपना कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड में क्या होती है, तो स्टेन गन का क्या लिखे हो, स्टेन गन का कितना लिखे हो, तो स्टेन गन का 1200 फुट। उसके बाद एसएलआर का हो जाता है 2700। उसके बाद आप लोगों का एलएमजी का हो जाता है 2400, और ये मैं भूल चुका हूँ, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हथियारों के कुतर बोर, फिर से पूछा ना यहाँ पे। तो निम्न हथियारों के कुतर या बोर लिखिए, तो आप लोगों को बता देना है स्टेन गन का कितना हो जाता है गन का, तो स्टेन गन का हो जाता है 9 mm, ठीक। उसके बाद एसएलआर का, तो एसएलआर का 7.62 mm। एसएलआर ये पूरा नाम होता है, तो मैंने नाम से ही याद किया था अपने समय में। एसएलआर का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो 7.62 mm एसएलआर। तो इसी से नाम से ही आपको लोगों को याद रखना है इसका वोर। और वोर क्या होता है, कुतर। कुतर क्या होता है, तो जहाँ से गोली निकलता है, जो छेद होता है जिसमें से गोली निकलता है उसी को वोर या कुतर बोलते हैं। ये मैं अपने तरीके से याद रखा था। तो एसएलआर का पूरा नाम होता है 7.62 mm एसएलआर, तो इसका वोर क्या हो जाएगा, 7.62 mm एसएलआर। उसके बाद एलएमजी का लाइट मशीन गन,
तो 7.62 mm ये भी हो, इसका भी होता है बोर या कुतर बोल सकते हो 7.62 mm में। उसके बाद हो जाता है इंसास राइफल का, तो इंसास राइफल का आप लोगों को याद रखना है 5.6 mm। ठीक, क्या क्या याद रखना है? स्टेन गन का, स्टेन गन का कितना, स्टेन गन का कितना, प्रश्न कहाँ गया, हाँ स्टेन गन का कितना, तो स्टेन गन का आप लोगों को याद रखना है 9 mm। उसके बाद एसएलआर का कितना, तो एसएलआर का 7.62 mm। उसके बाद एलएमजी का भी 7.62 mm। उसके बाद इंसास का तो 5.6 mm। अब यहाँ पे बताना आप लोगों को क्या छूटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे छूटा है 0.22 का, 0.22 का भी पूछ दिया जाता है आप लोगों से, बोर या कुतर या फिर सामने सबसे स्टार्टिंग साइड पढ़े ही हैं शायद आज ही। तो यहाँ पे 0.22 का क्या होता है, तो यहाँ इसको भी आप लोगों को नाम से याद रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 0.22 राइफल का पूछा गया है, तो 0.22 का नाम से ही याद रखना है। उसका भी जो बोर या कुतर होता है वो 0.22 ही होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है। प्रश्न पूछा गया है रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए कि रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक होता है, रेंज ड्रिल में होता क्या है। तो फायरिंग में सुगमता, सेफ्टी तथा अनुशासन रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को बताना है फायरिंग में सुगमता, सेफ्टी तथा अनुशासन रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हैट का पूरा नाम लिखिए। देखो मैं यहाँ बताया था पीछे साइड, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था हेट का पूरा नाम। तो हेट का पूरा नाम आप लोगों को लिख देना है HAT। एच से हो जाता है होल्डिंग, होल्डिंग, फिर ए से हो जाता है एमिंग, फिर टी से हो जाता है ट्रिगर ऑपरेशन, ट्रिगर। इसके बाद आज का क्लास हो जाता है कंप्लीट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना। आप लोगों को इस चैनल पे एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है, और एनसीसी स्पेशल एंट्रीज स्कीम के बारे में भी बताया जाता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब जिसमें एनसीसी वाले को पहले प्रेफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है, उसके बारे में भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का सीरीज चलेगा, ये क्लास 2 था, क्लास 1 नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोगों को देख लेना है। इसके साथ ही साथ एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस वाला वीडियोज़ भी आप लोगों को देखना है। इसके साथ ही साथ एनसीसी मैराथन क्लासेस जो हैं उसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोगों को ए ग्रेड लाना है, तो ए ग्रेड लाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।